आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रणवे क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा। हम आज कुछ सवाल लिए हैं जो इकोनॉमिक्स का सवाल है, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, एसएससी का हो या फिर मध्य दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम के में इकोनॉमिक्स सवाल आते हैं। तो सभी सवालों को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी के लिए बेहद खास रहेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पहला सवाल है, भारत केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश के विभाग का एक भाग है। बताना है यहाँ पर जो बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग विभाग जो है किसके अधीन आता है। इसका ऑप्शन 1 है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति भी प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक मामले, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय सेवाएं, चौथा ऑप्शन राजस्व है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आप बी ऑप्शन लगाते हैं आर्थिक मामले, इसका सही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी किया गया था, यानी पहला 5 ईयर्स प्लान जो था उसका पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग बताना है, कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन 1952, 1961, 1951, 1960। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, यानी कि 1951 में यहाँ पर ये पहला 5 ईयर्स प्लान जो है जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कब से कब तक का है, तो 1951 से 1956 है ना, ध्यान रखिए 1951 से 1956 है ना, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये टाइमिंग रहा है पहला का, ठीक है, ध्यान। अगला सवाल देखिएगा। 1969 में कितने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन है पहला 8 है, फिर 10 है, 7 है, 14 है। बताना है कितने बैंक थे। तो यहाँ पर 1969 में 14 बैंक का, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि आप डी लगाते हैं यहाँ पर 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ठीक याद रहेगा। अगला सवाल है बैंक दर के बारे में बताना है। बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है। बैंक दर कौन तय करता है, सिंपल बात ये ध्यान रखिएगा कि बैंक दर जो जारी करता है कौन करता है। ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर यदि आप आरबीआई लगाते हैं ऑप्शन नंबर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ आरबीआई उसी को बोलते हैं, तो आपका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। बैंक दर वही जारी करता है। देखिए सभी सवाल जो है ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा। आप सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप सभी तक हमारा वीडियो समय से पहुँच पाएगा, आप इसे देख पाएंगे, निश्चित आप सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशन करता है। ऑप्शन है ए है वित्तीय सेवाएं विभाग, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक कार्य विभाग, तीसरा ऑप्शन राजस्व विभाग, चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय विभाग। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण वो जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा आर्थिक कार्य विभाग, तो आपका ये सही आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल है बैंकिंग क्षेत्र में SLR, ये फुल फॉर्म बताना आपको। SLR का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पहला है साधारण उधार दर, दूसरा ऑप्शन संविधिक उधार दर, तीसरा है राज्य चल निधि अनुपात, चौथा ऑप्शन है वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। इसका यदि आप चौथा आंसर लगाते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखिएगा। अर्थशास्त्री का नाम बताना है। अर्थशास्त्री डैश को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब किसे नोबेल पुरस्कार 98 में मिला है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पूछता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी सवाल जो है इकोनॉमिक्स का सवाल ही है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन अमर्त्य सेन, चौथा ऑप्शन अभिजीत विनायक बनर्जी, ध्यान रखना है। तो 1998 में अमर्त्य सेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, आपका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है। ऋण को यानी कि विनियमित करने के लिए कौन संस्था उत्तरदायी है, बताना, सिंपल बात, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आरबीआई है, दूसरा ऑप्शन ट्राई है, तीसरा नाबार्ड है, चौथा ऑप्शन IRDA। तो इसका यदि ऑप्शन नंबर आप ए लगाते हैं आरबीआई,
आरबीआई ही क्या करता है यहाँ पर, सभी ऋण को का जो यानी कि कंट्रोल करता है, विनियमित करता है, आरबीआई करता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? इसका मॉडल बताना है, किस पर मॉडल पर आधारित थी। तो पहला ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा ऑप्शन केनेसियन आईएस एलएम मॉडल, तीसरा ऑप्शन पीसी महालनोबिस मॉडल, चौथा ऑप्शन गार्डगिल मॉडल। देखिए प्रथम बोला गया है तो पहला जो ऑप्शन है, आप ये पहला ही ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल जो है इस पर आधारित है, पहला 5 ईयर्स प्लान, ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए दो अब ज़्यादा का पूछता है, पहला वाला हेराल्ड डोमर मॉडल और सेकेंड वाला ये पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही सवाल आगे लिए हम, ध्यान कभी कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए दोनों सवाल ले लिया गया है। तो पहला याद रखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल और सेकेंड वाला पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है ना। और ये 5 ईयर्स प्लान कहाँ से लिया गया है, अब लोग पता ही है, ये सभी रूस से लिए गए, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। देखिए सिंपल बात, ध्यान रखिए, सवाल का यही है कि कौन व्यक्ति साक्षर है वो कितना वर्ष के बाद तय होता है। कम से कम कितना वर्ष का बच्चा जो है पढ़ लिख सकता है तो मानेंगे साक्षर है। तो ऑप्शन दिया है 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 7 वर्ष का और 5 वर्ष का। देखिए यदि 7 वर्ष का बच्चा है ना, अगर पढ़ लिख सकता है ना तो मानेंगे वो क्या है, वो साक्षर उसे माना गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिए 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है 7 वर्ष का, वो सही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रकार का कर अर्थव्यवस्था में एक स्वतः स्थिरता के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक स्वतः स्थिरता के रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन है पूंजीगत लाभ कर, दूसरा ऑप्शन व्यावसायिक कर, तीसरा धन कर, चौथा ऑप्शन अनुपातिक आय कर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं यहाँ पर, अनुपातिक आय कर जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, ये सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप सब याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर यानी कि आप सभी तक ये पहले पहुँचेगा, ठीक है ना, आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 1996 में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए एक उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास की सलाह देने के लिए सीबी द्वारा कौन समिति को नियुक्त किया गया था। इस समिति के नाम बताना है यहाँ पे। तो इसका दिनेश मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है रवि त्रिपाठी समिति, तीसरा एलसी गुप्ता समिति, चौथा बलवंत राय समिति। देखिए इस समिति के नाम याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, एलसी गुप्ता समिति को इसका यहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती पर हस्ताक्षर किए थे। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? एक नीति बताने कौन सिद्धांत था इसका, तो लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, कुजनेट वक्र और सुईजी की किंकर्ड मांग वक्र है ना। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर, यदि आप यहाँ पर आप ए लगाते हैं, लाफर वक्र जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखिए 1981 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन, ठीक है ना, 40 नंबर पे, ठीक है। अभी वर्तमान में पता ही है, वर्तमान में कौन है, ट्रंप है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट है आप याद कर लीजिएगा। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती पर साइन किए थे। यह नीति लाफर कर्व के आसपास केंद्रित थी। 1981 से 89 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। टाइमिंग याद रहेगा ना, 40 नंबर के थे वो, 40 नंबर यानी कि रैंक था उनका, यानी कि प्रेसिडेंट बनने का, 81 से 89 के बीच है ना। और लाफर वक्र क्या है उसके बारे में लिखा गया है, लाफर कर्व एक सिद्धांत है जिससे आपूर्ति पक्ष द्वारा कर दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राशि की राशि के बीच संबंध दिखाने के लिए औपचारिक रूप दिया गया है। लॉरेंज वक्र आय या धन के वेतन का यानी कि चित्रमय प्रतिनिधि है, और ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। आगे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का अनावरण किया गया था जिसका अर्थ है कि एक आम व्यक्ति पूरे भारत में खाने की थाली के लिए क्या भुगतान करेगा, यानी कि खाने के थाली पे जो क्या भुगतान करेगा उसका यानी कि नाम बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दिया गया थैलोनोमिक्स है,
दूसरा ऑप्शन थालीवाड है, तीसरा ऑप्शन थैलीटस है, चौथा ऑप्शन थैलीमीनिया है। तो इसका यदि ऑप्शन नंबर आप ए लगाते हैं यहाँ पर, थैलोनोमिक्स लगाते हैं यहाँ पर, आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2019 से 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम जो का सबसे ज़्यादा कहाँ थी, ये डाटा 19-20 का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसका यानी कि ऑप्शन है गोवा है, गुजरात है, केरल है, सिक्किम है। यदि आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, गोवा लगाते हैं, आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, वर्ष डैश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था, यानी उसी टाइम में ये डाक टिकट जारी हुआ था। तो यहाँ पर इसका ईयर बताना है, कब जारी किया गया था। देखिए अगर टाइम वो याद हुआ तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। 87 तो होगा नहीं, जब काफ़ी दूर का है। 1975 है, ये भी नहीं हुआ। और 1943 है। इसका चौथा ऑप्शन यदि लगाते हैं 1968 में, ये सही। इसका ऑप्शन नंबर आप डी लगाते हैं, आपका सही आंसर होगा। उसी समय क्या हुआ था, गेहूँ क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया गया था। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला ध्यान रखेंगे, अगला सवाल है, राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश के विचारों पर आधारित थी। हेडिंग है राजकोषीय नीति, ध्यान रखना है यहाँ पर किसके विचार था ये। पहला ऑप्शन है इलिनोर ऑस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन बफे, चौथा ऑप्शन है जॉन मेनार्ड कीन्स। इसका चौथा ऑप्शन यदि लगाते हैं, कीन्स लगाते हैं यहाँ पर, आपका सही आंसर होगा जॉन मेनार्ड कीन्स, है ना, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का एक हिस्सा है। मत्स्य पालन बताना है कौन से क्षेत्र का आता है, तृतीय है, द्वितीय है, या तृतीय द्वितीय है, या प्राथमिक है। देखिए मत्स्य पालन और कृषि सब जो है किस में आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आता है। कृषि होगा, मत्स्य पालन होगा, ये सब क्या होगा, यानी पहला प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, डैश जमा राशि का निश्चित परसेंटेज है जिसे बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास रखना होता है। इसका ऑप्शन दिया है रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन SLR, तीसरा ऑप्शन CRR, चौथा ऑप्शन रिवर्स रेपो रेट है ना। तो देखिए यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर CRR लगाते हैं। यहाँ पर जो बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आपको सभी बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है, हाँ एक सवाल तो बताए ही थे, फिर से वही सवाल आया हुआ है ना, बताए थे कि यहाँ कि जो कौन सा मॉडल पे है। तो दोनों सवाल हम लिए थे, पहला भी लिए थे और सेकंड वाला यहाँ पे आ गया है। तो महालनोबिस मॉडल किस पेंशन योजना में शुरू किया गया था? देखिए पहला था हेराल्ड लोन मॉडल था और सेकेंड मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल, यानी कि इसका बताना है कि कौन सा योजना था, 5 ईयर प्लान था, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो यानी कि ये तो आपको पहले बताया गया है। सेकेंड नंबर जो है यानी कि महालनोबिस मॉडल जो है कौन सा माना गया है, सेकेंड नंबर, यानी कि जो है 5 ईयर्स प्लान, ठीक ना। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कब पारित हुआ बताना है इसका। ऑप्शन ए है 2011, 2013, 2014, 2012। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो ईयर बताना है। यदि इसका ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं आप यहाँ पर 2013 लगाते हैं, आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए इसका स्थापना बताना है किस वर्ष हुआ था। 1864, 1882, 1893, 1875। यदि इसका ऑप्शन नंबर आप डी लगाते हैं, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये सारे सवाल जो हम देखे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बेहद खास रहेगा। आप सभी सवालों को याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचेगा, आप इसे देख पाएंगे और आप सभी को निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो आज के हमारे वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को हमारा वीडियो प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।